हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं आपका एनवायरनमेंट सेक्शन का पार्ट 2। कुछ पार्ट के हमने कुछ वीडियोस कल भी एनवायरनमेंट के डाले हैं, विजन जुलाई 2023 के। आज हम गाइस डिस्कस करने वाले हैं ग्रैप के बाद जो आपका टॉपिक है, डैट इज़ प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में। अब देखो, प्लास्टिक नाम से ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। GS3 के लिए आपका एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है। अब ना प्राइम मिनिस्टर ने, अभी हम आपको पता ही है G20 चल रहा है हमारे कंट्री में, उन्होंने G20 नेशंस के लिए उन्होंने बोला है कि कंस्ट्रक्टिवली काम करने की ज़रूरत है और कुछ इफेक्टिवली कुछ ऐसे इंटरनेशनल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट लाने पड़ेंगे ताकि ना हमारा एंड हो प्लास्टिक पोल्यूशन। हमने देखो कई बारी हमने थीम भी बनाई है एनवायरनमेंट डे की, #बीट द पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन लाइक दिस, है ना। कई सारी हमने ऐसे थीम्स बनाई हैं, प्लास्टिक के लिए भी बनाई है। तो एज पर 2023 प्लास्टिक ओवरशूट डे आता है। लेट्स चेंज द पेन कलर। तो 2023 में प्लास्टिक ओवरशूट डे आ रहा है। उसकी रिपोर्ट जो रिलीज़ करता है उसका नाम है स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन। ठीक है, ये डेटा बैंक ज़रूर आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए कि एज पर CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्लास्टिक वेस्ट हर साल 3.4 मिलियन टन्स निकल रहा है। 12.3 जो % है उसको रिसाइकल कर रहे हो, बाकी वाला मिसमैनेज हो रखा है एज पर अर्थ एक्शन। तो अर्थ एक्शन रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। उस रिपोर्ट का नाम क्या होता है? प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट निकाली है बाय अर्थ एक्शन। तो आपको ज़रूर ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब क्या हुआ, जुलाई 28, 2023 में अर्थ सॉ इट्स फर्स्ट प्लास्टिक ओवरशूट डे। पहला जो हमारा मनाया गया वो जुलाई 28 को था। इंडिया सॉ इट्स प्लास्टिक ओवरशूट डे ऑन 6 जनवरी 2023। इंडिया का तब होता है, अर्थ का कब हुआ ये ध्यान रखना आप, इस दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक चीज़ कह रही है कि जुलाई 2023 में जो जुलाई 28 है, दैट इज़ आपका अर्थ ने सबसे पहली बारी प्लास्टिक ओवरशूट डे मनाया है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया का प्लास्टिक ओवरशूट डे कब आता है? 6 जनवरी 2023 को होता है। तो इंडिया इज़ अमंग द 12 कंट्रीज जो 52% आपका वर्ल्ड का मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट बना रही है। इंडिया कितने हैं? 12 कंट्रीज़ में से रिस्पॉन्सिबल है जो 52% आपका वर्ल्ड का मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट कर रहा है। और ये देखो बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ओवरशूट डे हमें ये याद दिलाने के लिए आता है कि जो जनरेशन हमारा प्लास्टिक वेस्ट का बहुत बढ़ गया है और उसके रिस्पेक्ट में हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं उस वेस्ट को, दैट लीड्स टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रीज मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स, दैट इज़ द मिसमैनेज्ड एंड टोटल वेस्ट रेशो जो है उसकी, वो आपका निकाल के लाया है। तो उसको हम कहते हैं ओवरशूट डे। अच्छा, कौन कौन से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाएं जिससे कि प्लास्टिक पोल्यूशन कर्ब हो? तो पहली चीज़ इसके अंदर है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 कि आप क्या करो, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर को प्रोहिबिट कर दो। और अब आप जानते हो इस वक्त बहुत ज़्यादा जो हमारी कंट्री में ये भी चल रहा है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे बैन लगा दिया गया है। इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिंगल यूज़ प्लास्टिक का नहीं करना, सेल्स नहीं करनी। जो थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की उसमें साफ तौर पे कहा है कि वो 50 to 75 माइक्रोन्स होनी चाहिए फ्रॉम 30 सितंबर। उसके बाद इसको ही 120 माइक्रोन्स कर देना है। 31 दिसंबर में 120 माइक्रोन्स कर हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी जितने प्लास्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको गाइडलाइंस में डाला गया है, उनको बोला गया है कि भाई साहब आपकी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप प्रोड्यूसर जो एज अ प्रोड्यूसर आपने गुड बना दिया, बेच दिया, अब अगर उसको कस्टमर कहीं फेंक के आ रहा है, कुछ कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी चेक करना और उसको इस तरह के गार्बेज को रिसाइकल करवाना। दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ प्रोड्यूसर। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2022 में स्ट्रेंथन करने को कहा है सर्कुलर इकोनॉमी को, ताकि जो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है, डेवलपमेंट है रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो ठीक हो। प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशंस हैं, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है, IPP अनप्लास्टिक कलेक्टिव है, ये सब इसमें आता है। अच्छा, UNE's का रेजोल्यूशन ये है कि एंड करना है हमें प्लास्टिक पोल्यूशन को। तो 175 कंट्रीज़ ने इंडोर्स करा है UN एनवायरनमेंट असेंबली को रेजोल्यूशन में न्योरबी, ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन एंड हो जाए। तो कंट्रीज विल बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप, इम्प्लीमेंट एंड अपडेट नेशनल एक्शन प्लान्स। तो मल्टीपल स्टेप्स गाइस लेने की ज़रूरत है अगर हम सच में चाहते हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन ख़त्म हो।
तो उसके लिए रिसाइकलिंग को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। जो आपको रिसाइकिल करने आ रहे हैं उनको इंसेंटिव दो, तभी तो उनका इंटरेस्ट जागेगा। अवेयरनेस क्रिएट करो, इम्प्लीमेंटेशन रूल्स को स्ट्रिक्टर करो, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को स्ट्रेंथन करो ताकि प्लास्टिक पोल्यूशन का इशू खत्म हो। और अगर आप एक फोकस ये करके चल रहे हो कि आपको रिसोर्स एफिशिएंसी रिकवरी पे ध्यान देना है, तो आपको सर्कुलर इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट कैन लीड टू मटेरियल्स कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग, एक क्लोज लूप सिस्टम अराउंड, और रादर देन बीइंग यूज वंस एंड देन डिस्कार्डेड। ऐसा नहीं करना है, क्लोज लूप सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। एक आपका अल्टीमेटली देखो, एक सर्कुलर इकोनॉमी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट करना ही पड़ेगा कि आप उसको बार बार इस्तेमाल करो, ना कि एक बार यूज़ किया और डिस्कार्ड कर दिया। बिकॉज प्लास्टिक इज समथिंग आप डिग्रेडेबल नहीं है ना, नॉन डिग्रेडेबल सिस्टम है उसका। तो ये बात है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ब्लू इकोनॉमी। रिसेंटली G20 ने कंक्लूड करा और बोला एक सीरीज़ को अडॉप्ट करने के लिए, चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स फॉर अ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट ब्लू इकोनॉमी। G20 ने कंक्लूड करते हुए बोला है, एक सीरीज़ बनाने को कहा है कि चेन्नई हाई लेवल प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ब्लू इकोनॉमी में विच इज़ रिलेटेड टू वाटर वाला है ना, रिन्यूएबल एनर्जी करनी है, वाटर के थ्रू बनाओ, फिशरीज़ है, टूरिज्म है, ये सारा आपका ब्लू इकोनॉमी के अंदर ये सब आता है। वेस्ट मैनेजमेंट, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, ये सारा ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। वाई इट इज़ इन द न्यूज़? क्योंकि चेन्नई में हाई लेवल प्रिंसिपल्स ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं कि ब्लू इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करना, इम्प्लीमेंट करना, ओशन फिनेंस को इन्हांस करना, मैरीटाइम सब स्पेशल प्लानिंग को प्रमोट करना, मरीन पोल्यूशन को एड्रेस करना, बायोडाइवर्सिटी लॉस का अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको करना। तो ब्लू इकोनॉमी इज़ बेसिकली सस्टेनेबल यूज़ करना है आपको ओशन रिसोर्सेज को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ताकि वहाँ के लाइवलीहुड पर कोई खराबी ना आए, जॉब्स ना वहाँ पे चली जाएं, ओशन का इको हेल्थ सिस्टम खराब ना हो। तो एज पर वर्ल्ड बैंक दैट इज़ योर ब्लू इकोनॉमी। तो आप लिख सकते हो कि एज पर वर्ल्ड बैंक ब्लू इकोनॉमी एक सस्टेनेबल यूज सिखाता है हमें ओशन रिसोर्सेज का। और इसीलिए आपको ब्लू इकोनॉमी का जैसे ही क्वेश्चन आए SDG 14 को ज़रूर एक्सप्लेन करोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 14th गोल जो 2030 तक हमें अचीव भी कर लेना है, वो ये कहता है कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मराइन रिसोर्सेज। तो ये ज़रूर याद रखना है। अच्छा, क्यों ज़रूरत है ब्लू इकोनॉमी को इंडिया में प्रमोट करने की, इसका क्या यूसेज है? तो सबसे पहली चीज़, एस्टिमेटेड साइज ऑफ द ब्लू इकोनॉमी इन इंडिया। 4% हमारी GDP ब्लू इकोनॉमी के कारण आ रही है। हाउ कैन यू फॉरगेट दिस थिंग, है ना। 4% आपकी GDP डिपेंडेंट है ब्लू इकोनॉमी पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यूनिक मैरीटाइम पोजीशन, यानी कि जो आपके 7517 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है उसमें 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 187 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज़ ओवर 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करना टू एग्जिस्टिंग सेक्टर्स, जैसे ट्रेड में, शिपिंग में, डीप सी मिनरल्स में, लाइक दिस। और कुछ बेनिफिट भी देती है ये, जॉब क्रिएशन में, फूड सिक्योरिटी में, लाइवलीहुड इंश्योर करने में, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो इतने सारे, जब इतनी सिग्निफिकेंट इकोनॉमी है तो आप कैसे इसके बारे में नहीं सोचोगे। फिर इसके कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस पहले जो है ब्लू इकोनॉमी के, वो है लैक ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क इन इंडिया, तो रिलेटिंग टू ग्रांटिंग परमिशन, लीजिंग, इवेल्युएटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफशोर एक्टिविटीज़। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन फॉर ब्लू इकोनॉमी, मेजरमेंट चैलेंजेस हैं कुछ इसमें, जो भी एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन में स्ट्रगल आता है ना टू डिस्टिंग्विश की ओशन बेस्ड एक्टिविटीज़ में, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो ओशन बेस्ड एक्टिविटीज़ में उसमें डिफरेंशिएट करना, और जो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट है ना उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ठीक से नहीं दे रखा है। अच्छा, ब्लू इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा खतरा है क्लाइमेट चेंज से, ओवर फिशिंग करने से, ओवर फिशिंग के साथ साथ फिशिंग ढंग से ना करने से, ये भी एक दिक्कत है। मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी की सारी, देखो यहाँ पर भी प्लास्टिक पोल्यूशन का आ गया प्राइसेस। तो यू कैन इंटरकनेक्ट द टॉपिक्स एंड देन यू कैन एनालाइज द टॉपिक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको एज अ एस्पिरेंट ऐसा ही होना चाहिए गाइस। वे फॉरवर्ड में यहाँ पे साफ तौर पे बोला गया है कि भाई साहब, अगर आप सही में चाहते हो ना कि सारा ब्लू इकोनॉमी का रिस्पॉन्सिबल तरीके से सारी एक्टिविटीज़ इंटीग्रेट हो जाए, तो नोडल एजेंसी को सेटअप कर दो सबसे पहली बार। फिर टू कमेंस अप पीरियोडिकल स्टडी करो, ओशन फ्लोर के बारे में करो, वहाँ के एक्सप्लोर करो, कुछ नए मिनरल्स मिल जाएं। फॉर्मुलेट करो एक न्यू नेशनल मैप, डेटा पॉलिसी, ताकि डेटा सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो टू रिड्यूस पोल्यूशन एट सी, अनसस्टेनेबल जो यूज़ है रिसोर्सेज का वो।
इनकरेज करो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आपकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं एक्वाकल्चर, मराइन बायोटेक्नोलॉजी, ओशन एनर्जी, इनकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आप इनकरेज करो। तो दिस इज़ अबाउट द गाइस वे फॉरवर्ड, दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट। ब्लू इकॉनमी का जब आए आप बताओ यार देखो ये क्राइसिस है, इसको डील करने के लिए नोडल एजेंसी की पीरियोडिकल स्टडी की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, like this. And the next topic is about resource efficiency circular economy industry coalition, जिसको आप RECEIC कहते हो। तो RECEIC को लॉन्च किया गया G20 में, जब 4th एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चल रही थी। अच्छा, एक बात ध्यान से समझना कि ये एक इंडस्ट्री ड्राइवन इनिशिएटिव है। 39 कंपनीज आई, हेडक्वार्टर जो 11 कंट्रीज़ में करती हैं, उन्होंने मिलकर एक फाउंडिंग मेंबर आई, सारी की सारी उन्होंने बनाया 39 कंपनीज़ ने। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्यों ज़रूरत है? क्योंकि 2030 का SDG गोल है आपके पास, आपने पेरिस एग्रीमेंट्स में भी कुछ प्रोमिसेस कसमे वादे खाए हैं, उसको करने के लिए करना पड़ेगा। और बीइंग अ 3rd हाईएस्ट एमिटर इंडिया हमारा ग्रीन हाउस गैसेज में, तो आप कब करोगे कम, है ना? 20% ऑफ गुड्स आर रिसाइकल इंडिया, कितनी शर्म की बात है। देखो आप, तो आप देखो इस तरह के डेटा को ज़रूर याद रखा करो कि हमारे इंडिया 3rd हाईएस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का, इसलिए हमें कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे। दूसरा, खाली हम 20% गुड्स को ही रिसाइकल करते हैं इंडिया में। हमारे पास जो ग्लोबल इकॉनमी है 7.2% ही सिर्फ सर्कुलर इकॉनमी है, बाकी हमारा पता ही नहीं चलता, मिसमैनेजमेंट इतना ज़्यादा है। टेक द पॉइंट्स फ्रॉम वो वाला जो मैंने आपको फैक्ट्स प्लास्टिक पोल्यूशन में दिया था ना, वो वाले भी ये सब उठाओ आप, क्योंकि ये पॉइंटर्स तो ना आपको रोज, मैं कह रही हूँ जहाँ पर भी बैठते हो ना, आपका टेबल वेबल है वहाँ पे ना कुछ पॉइंटर्स को लगा दो, क्योंकि भाई ये प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड मुझे 6-7 फैक्ट्स पता होने चाहिए। आर यू गेटिंग? दिस इज हाउ यू हैव टू डील दिस। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है गोल्स एंड टारगेट्स अंडर दी कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क भी जो बना रखा है, उसके अंदर भी आपको गोल एंड टारगेट्स हैं आपके इंटरनेशनल गोल्स हैं, बहुत रेलेवेंट है कि गाली है, रिसोर्स एफिशिएंसी डायलॉग रोड मैप है, ये सब के साथ भी चलने के लिए तो आपको करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव नहीं लिए हैं, हमने भी कुछ लिए हैं ताकि हमारी सर्कुलर इकॉनमी, हमारी रीजनरेशन कैपेसिटी, हमारी रिसोर्स एफिशिएंसी कैपेसिटी बढ़े। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा है, हमारी पॉलिसी भी है, नेशनल रिसोर्स एफिशिएंसी पॉलिसी 2019 की है, हमने लाइफ मूवमेंट कर रखी है, मिशन लाइफ जिसको आप कहते हो, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। हमने स्वच्छ भारत मिशन में हमने बोला है कि हम जीरो वेस्ट कंट्री बनेंगे, हमने EPR को कर रखा है, प्लास्टिक मैनेजमेंट के रूल्स बनाए हैं, हमने काम कर रखा है। लेकिन जहाँ जहाँ भी अभी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की दिक्कत है, वहाँ हमें लीड करने की ज़रूरत है। अब देखो पार्टनरशिप होना कंपनीज का क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो इससे ना कई सारी सक्सेस स्टोरीज बनेंगी। वेस्ट मटेरियल को कैसे यूटिलाइज करना है कंपनीज आपस में सीखेंगी, रॉ मटेरियल को कैसे एक कंट्री से, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में कैसे पहुँचाना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो इनेबल करना, आपकी जितने भी MSMEs हैं, कंपनीज हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की हैं, उनको इस प्रोग्राम के अंडर डालना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो ये एक तरीके होंगे जिसकी वजह से आप एक रिसोर्स एफिशिएंसी वाला कंट्री बन पाओगे, फिर डायलॉग्स हो पाएंगे, आपस में बातचीत होगी, इनोवेशन गैप जो हमारा आ जाता है वो ठीक होगा, आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम टेक्नोलॉजी का, कंसेशनल फाइल, ये सारा का सारा 6 R's है हमारे पास, रीडिज़ाइन, रिड्यूस, रीयूज़, रीमैन्युफैक्चर, रिपेयर, रिसाइकल। तो ऐसी टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के कारण ही ये 6 R's को आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अब देखो पहले हम 4 R's की बात करते थे ना, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, है ना, रिपेयर। अभी आपका देखो रीडिज़ाइन भी इसमें कनेक्ट हो गया है, आपका रीमैन्युफैक्चर भी इसमें कनेक्ट हो गया है। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू दिट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गाइस IMO स्ट्रैटेजी ऑन रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फ्रॉम शिप्स 2023। देखो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, IMO किसे कहते हैं? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो स्ट्रैटेजी बना रही है कि भैया जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है शिप्स की वजह से वो रिड्यूस हो जाए। तो हमारा ना MEPC 80 है, यानी कि मरीन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कमेटी बैठाई गई, इंपॉर्टेंट कमेटी है IMO को। तो आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट कमेटी के बारे में कि हमारी कमेटी है इसका कि पूरा देखो, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री यार आप सोचो एंथ्रोपोजेनिक तरीके से ये आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन 2.89% करती है। और इस इमिशन में पता है क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन जिसको आप BC कहते हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। अब इसीलिए इसके कुछ की प्रोविजंस में ये आया हुआ है कि भैया आपको 40% कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम करना है कंपेयर टू 2008। ये ज़रूर लिखाना पेपर में,
तो CO2 इमिशन कम करने के लिए तो पहले तो यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। यहीं से तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो ना आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकल के आ रहा है। फिर जो ग्रीन हाउस गैसेस के जो इंटरनेशनल शिपिंग की वजह से पीक आ जाता है, उसमें भी हमें चलना है 2050 तक। आपने कस्में वादे खाए कि 2050 तक आप नेट जीरो GHG इमिशन करोगे। तो ध्यान रखो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको एनर्जी एफिशिएंसी न्यू शिप्स की बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करना है आपको, प्रोडक्ट रिव्यू करो आपका जैसे 2028 में फर्स्ट रिव्यू ड्यू डेट है ना आपकी, तो उससे पहले करोगे नहीं, ठीक नहीं करोगे। लेकिन चैलेंजेस भी हैं, कंप्लायंसेस रूल लीगली बाइंडिंग है नहीं तो मानती नहीं कंपनीज। उसके बाद जो आपकी शिपिंग इंजन्स है नीड्स टू बी अपडेटेड लेटेस्ट डिकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी चीज़ों को है, प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, लाइक वर्क फोर्स की दिक्कत है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग कॉपरेशन नहीं है, फ्यूल अल्टरनेटिव्स नहीं है, हाई प्राइस है, लो कार्बन फ्यूल टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोजन वगैरह का बहुत ज़्यादा वो है, ऐसे लगते हैं। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में कह रहा है, देखो जी शिपिंग इंडस्ट्री के जो इमिशंस है ना वो इनोवेटिव डिकार्बनाइजेशन सोल्यूशन से मिटेंगे। आपको उसके लिए इंश्योर करना पड़ेगा ग्लोबल कोऑपरेशन। आप मार्केट बेस्ड मेजर्स लो, जैसे इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम चला दो, डेवलपिंग नेशंस के साथ आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मदद ले लो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, पाइपलाइंस को इंप्रूव करो, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करो। आज का जो लास्ट टॉपिक हम लेंगे दैट इज़ विंड एनर्जी, ठीक है। तो ये वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा और इसके अलावा जो शॉर्ट्स वगैरह हैं गाइस वो शॉर्ट्स में आप देख पाओगे, ठीक है। ऐसे ही चलते रहेंगे ये आपकी वीडियोस, ताकि आप बेसिकली जो आपके विजन है वो आप अच्छे से उसको करंट अफेयर्स को अच्छे से कर पाओ। तो वीडियोस को जब जब लगे आपको कि भाई हमें एक फ्री टाइम मिल रहा है या हमें एक बार रिवाइज करने से याद नहीं हो रहा है, तो यू कैन कीप ऑन रिवाइजिंग दी वीडियो। देख देख के ही कितना कुछ याद हो जाता है, क्योंकि सामने बंदा बोल भी रहा है, समझा भी रहा है, तो आपको उससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, विंड एनर्जी में ना स्टैंडिंग कमेटी थी आपकी एनर्जी की, रिसेंटली उसने प्रेजेंट करा रिपोर्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। 4th पोजीशन इंडिया में इन टर्म्स ऑफ विंड पावर। तो इंडिया 4th पोजीशन पर है आफ्टर चाइना, US एंड जर्मनी, और हमारे पास एनर्जी बास्केट का शेयर 10.3% है। तो हमें इसके बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। विंड एनर्जी क्या बेसिकली, देखो विंड एनर्जी ना एक तो ऑनशोर विंड एनर्जी होती है, एक ऑफशोर विंड एनर्जी आप लेते हो। ऑनशोर का मतलब है कि विंड टर्बाइन आपका जहाँ पर फार्मलैंड है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पर ओशन की एजेस पे हाई एल्टीट्यूड की वजह से विंड बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से आप एनर्जी ले लो। ऑफशोर में क्या होता है कि आपका जो विंड टर्बाइन है वो आपने सी या लार्ज वाटर बॉडी के कहीं बाहर सिचुएट करा हुआ है, उससे भी एनर्जी क्रिएट हो सकती है। विंड एनर्जी के फ़ायदे ये होते हैं, एक तो ये जो आपने पंचामृत कमिटमेंट्स किए थे ना, कहाँ पे किए थे बताओ, ग्लासगो में किए थे, है ना, GDP के लिए हेल्प कैसी, तो आपका COP में जो आपने वो करा वो एक क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी देगा। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होती है। ये इफेक्टिवली आपका काम करता है जैसलमेर राजस्थान के अंदर, क्योंकि वहाँ का वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट है, वो कहाँ पर है, जैसलमेर राजस्थान के अंदर। लैंड बेस्ड यूटिलिटी बेस के जो विंड टर्बाइंस होते हैं वो आपको लो प्राइस एनर्जी सोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं आज की डेट में। और एज पर ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इंडिया के पास मिलियंस ऑफ जॉब्स इंडिया क्रिएट कर सकता है अगर वो एम्फेसिस बढ़ा दे अपना विंड एनर्जी पे। अदर बेनिफिट्स क्या है, सेल्फ रिलायंस आएगा आपका एनर्जी पे। आपके जो रिमोट एरियाज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, आइलैंड है, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जैसलमेर के लोगों को कितनी सारी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, सोचो आप, दिमाग लगाओ एक बात को। उसके बाद आता है चैलेंजेस इन द ग्रोथ ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। उसके बाद पहला चैलेंज है आपका जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन, और जोग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है इसमें आपका विंड एनर्जीज हाईली साइट स्पेसिफिक। मोस्ट जो आपके विंड रिच साइट्स हैं, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये सारा पेंडिंग अप्रूवल ऑफ ड्राफ्टिंग पॉलिसी रिपावरिंग करने की ज़रूरत है विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। हाई टैरिफ्स हैं कंपेयर टू अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, आपको इसमें टैरिफ्स बड़े लगेंगे। वाइल्ड लाइफ पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। विंड फार्म्स आपके एनिमल्स को अफेक्ट करती है डायरेक्टली, क्योंकि इतना कोलिजन्स टकरा सकते हैं, वो नॉइज पोल्यूशन से उनका हैबिटेट लॉस हो सकता है। अब इन चैलेंजेस को स्पेसिफिक टू ऑफशोर विंड की फार्म्स के क्या प्रॉब्लम है, ये वाला आप क्या कर रहे थे, चैलेंज द ग्रोथ ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया, कि जोग्राफिकली प्रॉब्लम है ये सारी प्रॉब्लम। अब ऑफशोर विंड फार्म्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं, अनएक्सप्लॉइट किए जाते हैं, क्योंकि देखो नो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द कंट्री। दिस इज डिस्पाइट बी हैविंग अ डेडिकेटेड नेशनल ऑफशोर होने के बाद भी हम ठीक से रियलाइज नहीं कर पा रहे। एक्सपोर्ट केबल्स को हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि डैमेजेस है ड्यू टू एंकर फिशिंग, ये सब की वजह से, इम्पैक्टिंग लोकल्स की वजह से। ऑफशोर विंड फार्म्स बिल्ड विद इन व्यू ऑफ योर कोस्ट लाइन में ना, ये सब चीज़ें। उसके बाद आपकी लाइटनिंग का प्रॉब्लम है, इरोजन का प्रॉब्लम है, कोरोजन का प्रॉब्लम है, फटीगनेस के प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि भैया रिकमेंडेशन जो आई है उनको मानो। एक तो न्यू एंड एफिशिएंट आप टर्बाइंस को खड़ा करो, ओल्ड एंड लेस एफिशिएंट टर्बाइंस आपको रिटार्ड कर दो, उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस एफिशिएंसी वाली टर्बाइंस को लाओ। वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम को फॉलो करो।
ड्राफ्ट पॉलिसी रिपावरिंग ऑफ द विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लाओ, मिशन मिनिस्ट्री शुड अप्रूव द रिवाइज पॉलिसी करे। ऑफशोर विंड जो है डिटेल रिगार्डिंग द बिडिंग ट्रैजेक्टरी, ये सबको ठीक करे। कुछ दूसरे सजेशंस भी दिए गए हैं, टैक्स ब्रेक्स को इंट्रोड्यूस करना, रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क करना, डिमांड आपके विंड टर्बाइंस के इंसेंटिव मैन्युफैक्चरर्स के लिए, स्पेसिफिक टू ऑफशोर विंड फर्म्स क्या है, यूज़ ऑफ लार्जर टर्बाइन ब्लेड्स का इस्तेमाल करो, ताकि उससे ना क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका कॉस्ट कम लगेगा, और लार्जर टर्बाइन ब्लेड्स की वजह से ना आपके जो नेक्स्ट जनरेशन कंपोजिट ब्लेड स्ट्रक्चर होता है वो भी अच्छा हो जाता है। तो ये सारा आप यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिक टू योर ऑफशोर विंड फर्म, जहाँ आप चैलेंजेस की बात कर रहे हो वहाँ पे ठीक रहेगा। तो गाइज दिस इज़ अबाउट योर विंड एनर्जी वाला, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली रिप्लाई यू, and thank you so much again, and have a nice day to all.